हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म अचीव CAPF। सो आज हम पेपर टू की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि पेपर टू को आखिर प्रिपेयर कैसे करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, let us know something about myself. This is me, Aman Pal, All India rank 73 in my first attempt. I cleared the UPSC CAPF exam in my first attempt. सी एक पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं सिविल साइड से नहीं आता हूं, मैं NDA CDS के साइड से आता हूं, क्योंकि बार बार SSBs में आउट होने के बाद सो आई गिव द CAPF इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई क्लियर द एग्ज़ाम। सो मैं उन स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझता हूँ जो कि बार बार CDS से SSB से आउट हो रहे हैं। सो उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो पेपर टू होता है। दे ऑलवेज आस्क कि कैसे पेपर टू की प्रिपरेशन करें, क्या ऐसा करें कि पेपर टू क्लियर हो जाए मेरा, या फिर CAPF एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए। कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे क्या इसका सिलेबस होता है, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ठीक है, और कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, तमाम तरह के डाउट्स सारे स्टूडेंट्स के होते हैं। सो मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे एड्रेस करूँगा एंड आपको पता चलेगा आपके बहुत सारे जो डाउट्स आपके दिमाग में वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर टू की स्ट्रैटेजी कैसे क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली, और हम उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ हो तो कीप इट वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। ठीक है, और अदर चीज़ों के भ्रम में नहीं जाना है। जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड दैट्स हेल्प मी टू क्लियर द एग्ज़ाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। इसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। सी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मुझे कोई बेस्ट वे बता दो कि पेपर टू निकल जाए, कुछ ये बेस्ट सोर्स बता दो कि पेपर टू निकल जाए। मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि व्हाट इज़ द राइट वे, वो सही तरीका, क्या वो सही तरीका है जिसकी वजह से पेपर टू क्लियर होगा। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट इट इन हाउ व्हाट इज़ द राइट वे टू क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ उस चीज़ के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक पैराडाइम्स देखते हैं पेपर टू की। आखिर पेपर टू है क्या, इस चीज़ को आप समझो कि पेपर टू एग्जैक्ट डिमांड क्या करता है, इस एग्ज़ाम के डिमांड क्या है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। सी पहली चीज़ है कि जो पेपर टू है ना, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जैसे क्या होता है ना कि आप कुछ भी रीड करते हो, ठीक है, तो उसे आप अंडरस्टैंड करोगे, पढ़ा हुआ जो भी आपने पढ़ा है उसे आप समझोगे, फिर उसके बाद आप उसका थॉट बिल्डिंग करोगे, उसके बाद उसका आपका थॉट होगा, डेवलप होगा, देन आप उसको अप्लाई करोगे। और अप्लाई कैसे करोगे, आप उसकी कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस करोगे तब वो अप्लाई होगा। देन आप रीड करोगे। कुछ इसी तरीके से पेपर टू भी है। ये एक दिन की बात नहीं है, एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस चलता है एंड स्लो भी है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल पेपर वन का है, आपने बायोलॉजी का चैप्टर उठा लिया सेल, उसको आपने पूरा पढ़ लिया NCERT से, देन आप जाके उसका PYQ अटेम्प्ट करते हो एंड आप उस क्वेश्चन को कर लेते हो। ठीक है, तो आपका वो चैप्टर रेडी हो गया। बट ये पेपर टू के साथ ऐसा नहीं है, आपको बार बार उस चीज़ को रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी थॉट डेवलप करनी पड़ेगी, उसको अप्लाई करना पड़ेगा यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एसेज लिखने पड़ेंगे, फिर उसको रीड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट हो रही है। आप समझ रहे हो, ये एक दिन की बात नहीं है। सी अगर आप सोचते हो कि एक दिन में मैं पढ़ के या फिर एक महीने में पढ़ के मैं पेपर टू निकाल लूँगा, या किसी के बनाए हुए नोट्स पढ़ के मैं पेपर टू निकाल लूँगा, या फिर लास्ट में जो टॉपिक्स नहीं होते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स ऐसे करके बहुत सारे यूट्यूब पे ये चलते रहते हैं, मैं कुछ वैसा करके पेपर टू निकाल लूँगा, तो भाई ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाओगे और आपका पेपर टू क्लियर भी नहीं होगा और अल्टीमेटली आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सोचते हैं कि यार मैं पेपर वन में तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स ला दूंगा कि मुझे तो पेपर टू की ज़रूरत ही नहीं है। सी अब जिस तरह का एग्ज़ाम की डिमांड है ना, उसे आप समझो कि पेपर टू बहुत इक्वली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपका पेपर टू अच्छा होगा तो आपके इंटरव्यू में भी नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फॉर नाउ 1-2 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे पेपर टू इज़ द गेम चेंजर। इस चीज़ को पकड़ो आप, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात मैंने की कि ये पेपर टू एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरी बात है कि जो पेपर टू है ये एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे यहाँ मैंने बोला अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड है या प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बस पढ़ता रहूँगा, नॉलेज इकट्ठा करता रहूँगा और अल्टीमेटली ना मेरा पेपर टू क्लियर हो जाएगा।
ऐसा होता तो बहुतों का हो जाता है, इनफैक्ट सबका हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए। वो आप जो 3 पेज की वो ऐसे आपको लिखना होता है 300 वर्ड का, वो वहाँ पे आप अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो यही ये आपको समझना पड़ेगा कि इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड, इट इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। और एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको लगता है कि यार जो डेटा होते हैं या फिर फैक्ट्स होते हैं या फिर कोट्स होते हैं या कह सकते हैं जिनको केस स्टडीज़ होते हैं, तो पेपर टू बस यही है। अरे यार ऐसा नहीं है। या ऐसा लगता है किसी को कि यार मैं रट के चला जाऊंगा कोट्स, और कुछ महात्मा गांधी के कोट्स हो गए, कुछ अदर पर्सनैलिटीज़ के कोट्स हो गए, कुछ जवाहरलाल नेहरू के कोट्स हो गए, मैं रट के चला जाऊंगा वहाँ पे लिख दूंगा, अल्टीमेटली मेरा पेपर टू क्लियर हो जाएगा। अरे ऐसा होता तो सबका ही हो जाता, ठीक है। तो इस भ्रम में मत पड़ो, पेपर टू में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेपर टू क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो है ना, इसको आप कहीं चिपका लो कि पेपर टू में रेपिटेशन इज पॉसिबल नॉट प्रेडिक्शन। जहाँ नॉट है वहाँ सर्कल कर लो, ठीक है। तो पेपर टू में रेपिटेशन पॉसिबल है, प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो ये मेरे टेस्ट सीरीज से यहाँ से क्वेश्चन आ गए, वहाँ से क्वेश्चन आ गए। अगर उस टेस्ट सीरीज में 5-10 क्वेश्चन पेपर भी होंगे तो 6 से इसके देखोगे आप तो 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आ भी गए तो क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो ये देखो कि जैसे पेपर में अब होता है ना कि कोई भी टॉपिक आता है, कभी कभी वो सेम क्वेश्चन भी रिपीट कर जाता है ना, तो वो चीज़ है, बट यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि उसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ जैसे रेपिटेशन का मेरा मतलब होता है कि रीफ्रेश करना। सेम क्वेश्चन नहीं आता है पेपर टू में, ये ख्याल में मत रहना कि एक ही क्वेश्चन है ना वो वैसे ही आ जाएगा, नहीं। क्वेश्चन रीफ्रेश करके आते हैं, बट ये मत समझना कि प्रेडिक्शन पॉसिबल। जैसे क्या होता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं लोग प्रेडिक्ट करते हैं, पर वैसा आता है नहीं आता है। फिर आप वही आप रट के जाते हो कुछ टॉपिक्स, फिर एग्जाम में आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगेन पेपर टू क्लियर नहीं होता है। अब जैसे ये मैं रीफ्रेश क्यों कह रहा हूँ, चलो आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे आप देखोगे कि अगर हम अपना थीम 3 इंडियन सोसाइटी, मैं बताऊंगा कि थीम कैसे कवर करनी क्या होती है, ठीक है, बट अभी आप इसको समझो। एक सेकेंड, अरे अभी नया नया आई एम यूजिंग इट, सो आई एम नॉट यूज टू दैट। तो अभी आप समझो कि फॉर एग्जांपल, हाँ ये हो गया, हम इंडियन सोसाइटी में एक सब टॉपिक कवर करते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को समझो आप। CAPF 2016 का क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, कीवर्ड है अर्बनाइजेशन। CAPF 2021 में फिर से क्वेश्चन आता है, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, अगेन सेम टॉपिक अर्बनाइजेशन। CISF में जैसे ये बताऊंगा कि 2-2 क्वेश्चन ये CISF के भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये देखो, अर्बनाइजेशन, एक्सेसिव अर्बनाइजेशन इज अ मीन्स। UPSC ने 3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, अर्बनाइजेशन। इसको बोलते हैं रीफ्रेश करके क्वेश्चन आना। सेम क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब एक तरह से सेम डिट्टो नहीं है, बट रीफ्रेश करके है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे कि रेपिटेशन पॉसिबल है इस वे में कि रिफ्रेश करके आते हैं, प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उन सब चक्करों में मत पड़ो कि लास्ट में मैं प्रिपेयर करूंगा, किसी के दिए हुए टॉपिक्स में प्रिपेयर कर लूंगा या किसी के बनाए हुए नोट्स में पढ़ लूंगा, रट लूंगा तो पेपर टू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पेपर टू में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है ठीक है, तो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेपर टू क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अभी देखो क्या होता है कि जब आप पेपर टू की प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या रिवॉर्डिंग एरिया है, क्या नॉन रिवॉर्डिंग एरिया है, ठीक है। जैसे रिवॉर्डिंग एरिया की मैं बात करूं तो ग्रामर देख लो, ग्रामर 25 मार्क्स का आता है। सपोज आपका पेपर टू में ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर रिपोर्ट में उतने नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आप एक काम करो, आप ग्रामर में अच्छे नंबर लाओ। किसी किसी के तो 24-25 नंबर आते हैं ग्रामर में, तो वो आपके लिए रिवॉर्डिंग एरिया हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप थीम्स ही कवर कर रहे हो, तो थीम्स में कुछ थीम्स होती हैं जो कि बहुत रिवॉर्डिंग होती हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई, जैसे कि इंडियन सोसाइटी हो गई, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या रिवॉर्डिंग एरियाज है, किस पे मैं फोकस करूंगा तो मेरे नंबर अधिक आएंगे, या फिर मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी या क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैं धीरे धीरे आपकी एक तरह से सॉर्ट आउट करूँगा, बट स्टिल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसी पे स्टिक रहते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डायमेंशंस है पेपर टू के, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि फियर,
2024 का एग्ज़ाम जैसा आया है उसको लेके मार्केट में एक फियर डेवलप हो गया है कि यार पेपर 2 तो कुछ अलग ही आ गया, एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट था कि क्रैक ही नहीं कर सकते हैं। और इवन सी मैं बस यही कहूँगा कि अभी भी जो पेपर 2 की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, बस आपने उसको मिस इंटरप्रेट किया है, ठीक है। और इसको मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। वही सेम थीम्स, वही वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप उस देखने का नज़रिया समझो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द पेपर 2। जैसे हम पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें किन किन डायमेंशंस पे फोकस करना चाहिए, क्या ज़रूरी है हमारे लिए कि ताकि हमारा पेपर 2 क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी पढ़ते जा रहा हूँ और पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा, मैं अगेन अटेम्प्ट दे रहा हूँ, देन अगेन अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो ऐसा कब तक चलेगा। एक बार समझ लो कि क्या क्या ज़रूरी होता है, ताकि क्या पता कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने हर जगह सुना होगा कि पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। सेम चीज़, द सेम थिंग गोज टू द पेपर 2 एज वेल। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप भटकते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या पूछा जा रहा है, क्या इसका एग्जैक्ट यूपीएससी का डिमांड क्या है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब बेकार के वैसे ही रद्दी टेस्ट सीरीज नए नए क्वेश्चन लगाते रह जाओगे और आपका एग्जाम क्लियर भी नहीं होगा, पता चलेगा एग्जाम में कुछ नया ही पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, ये एक तरह से आपके लिए गेम चेंजर भी है, ठीक है। और ये आपके लिए एक टॉर्च बियरर है, ये आपको रास्ता दिखाता है कि हाँ आपको ये प्रिपेयर करना है, आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, आपको ये सब थीम्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो क्या क्या आपको करना है। देखो, CAPF AC एग्ज़ाम और CISF LDC, ये 2 एग्जाम्स है, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। मैंने क्या किया था कि मैंने लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया था। लास्ट 15 साल के जो पेपर थे उसको मैंने सॉर्ट आउट किया था और उसको थीम्स में डिवाइड किया था, 12 थीम्स, ठीक है। उस 12 थीम्स के कुछ सब टॉपिक्स थे, उसको मैंने डिवाइड किया था। तो ये मैंने कैटेगराइजेशन किया था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है। और वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा कि हाँ देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे आ रहा है। देखो, एक सिंपल सी बात है कि डोंट गो फॉर द न्यू क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। आपको सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे स्टिक रहना है, ठीक है, तब जाके आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो जैसे 2024 का क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है ना। अब देखो कि ये डिजिटल इकोनॉमी ये हो गया, ये पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 से जाए, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। अब ये जो है ना, ये थीम इकोनॉमी है, जहाँ पे हम डिजिटल इकोनॉमी को करते हैं। जैसे कि आप जब भी करोगे इकोनॉमी वाली थीम, तो ये देखो यहाँ पे हो गई डिजिटल इकोनॉमी। पहले जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस, कैशलेस इकोनॉमी, जो 2017 में CISF के 2019 में क्वेश्चन आया था। बट उससे एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ के यूपीएससी ने पूछा कि डिजिटल इकोनॉमी को इस बार बता दो, ठीक है। अगर आप प्रोएक्टिव रहते तो डिजिटल इकोनॉमी को तब आप प्रिपेयर करते और यहाँ पे जाके आप एग्जाम में करते, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होता। तो ये जो था, ये पहला क्वेश्चन था जो कि ये आपका 2024 के एग्जाम का आया था, जिसको लोग बोल रहे हैं कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे ये देखो, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट हो गया, दूसरा क्वेश्चन है। तो हम अपना जो दूसरा थीम है इंटरनेशनल रिलेशन, उसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ग्लोबल पीस है ये आपका सब थीम बनता है। 2022 में क्वेश्चन आया था, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, है ना। वॉर्स को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि ग्लोबल पीस को अटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन को रिफ्रेश किया गया यहाँ पे, ग्लोबल पीस। और जो नेशनल डिफेंस बजट है ना, ये हम इंटरनल सिक्योरिटी में करेंगे, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब देखोगे IR और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को जोड़ दिया गया। ये न्यू तरीका है, बट आप यहाँ से रिलेशन तो लगा सकते थे कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आपको लगता कि हाँ यार ये भी तो मैंने किया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, तो आपके ये बहुत ही इजी रहता, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स के बारे में अभी बात करेंगे। जैसे आप देखो, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल,
और ये जो कॉलोनियल रूल है ना, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आप देखोगे जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो पहले क्वेश्चन आते थे वो ऐसे रहते थे कि रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर बता दो, रोल ऑफ फिल्म्स बता दो इन द फ्रीडम स्ट्रगल, सरदार पटेल का रोल बता दो। पर यहाँ पे इन्होंने पूछा कि चलो ट्राइबल रेजिस्टेंस द कॉलोनियल रूल। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यूपीएससी ने टच किया है, पहले भी क्वेश्चन आते थे, बस आपने उसको देखा नहीं था, इसलिए आपको लग रहा था कि ये कुछ नया ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कि जो ये ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दो क्वेश्चन आए थे ट्राइबल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब थीम है। मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन सोसाइटी में इसको कवर किया जाता है। तो यहाँ पे दो कीवर्ड हैं, ट्राइबल और ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे देखो कि हम जब थीम 2 कवर करेंगे तो थीम 3 इंडियन सोसाइटी का, तो ट्राइबल्स, जैसे आप ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी करते हो ना, तो वहाँ पे ओल्ड एज भी पढ़ना होता है, डिसेबल्ड पढ़ना होता है, ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ना होता है, एंड देन आपकी सब थीम आती है ट्राइबल्स। तो ट्राइबल से इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये जब आप ट्राइबल्स किए रहते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और देखो जैसे ये ग्लोबलाइजेशन है ना, अभी ग्लोबलाइजेशन को रिलेट करके पूछा गया है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है, जब हम इज्म कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, तो ये दोनों चीज़ें रिलेट हो जाती है। एनसी ग्लोबलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने भाई इस पे एक बार और क्वेश्चन पूछा है, रुको मैं दिखाता हूँ। जब आप वुमेन का टॉपिक पढ़ते हो तो जैसे यहाँ देखो, वुमेन एम्पावरमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सी ये की टर्म आ गया ना यहाँ पे। ये सीआईएसएफ का क्वेश्चन है 2017 का। जब मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है तो सीएपीएफ का और सीआईएसएफ का दोनों का करना है। तो आप देखो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन भी आ गया। तो ये आपको दिख रहा है कि 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, अगर आपने बेसिक थीम्स कवर की होती और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाया होता तो ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे ये देखो, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जब आप इन्वायरमेंट की थीम करोगे तो उसमें एक सब थीम होती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तब आपका ये टॉपिक हो जाएगा। और ये आपका स्टैटिक टॉपिक है तो वहाँ से भी आप रिलेट कर पाओगे। इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस, ये जब आप एजुकेशन वाली थीम करोगे तब इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलर जैसे क्लासिकल लिटरेचर हो गया, तो ये भी जब हम एजुकेशन थीम करेंगे तब हम करेंगे। हाउस वर्क, तो ये वुमेन वाले टॉपिक में आ जाएगा। तो सी ये कहीं ना कहीं वो 12 थीम्स का जो सब डिवीज़न है वहीं से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप जो पीवाईक्यू करोगे आपके लिए वहीं से, अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया तो आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ थी कि रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको जस्टिफाई कर रहा था, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। सी मैं बार बार बोलता हूँ कि नए क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। यू हैव टू ओनली डू द पीवाईक्यू एंड लास्ट में जाके, कहीं लास्ट में जाके टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें टेस्ट सीरीज लगानी होती है, बट स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखो सिलेबस सबसे बड़ी बात होती है यार। देखो पेपर 1 का सिलेबस सबको पता होता है कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिक हैं, बट ये बता दो कि पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है यार। अब जैसे जब मैंने इसको, जब सीएपीएफ और सीआईएसएफ ये दोनों एग्जाम के लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉर्ट आउट किया और जब उसको सब कैटेगराइज किया 12 थीम्स, फिर उसके सब थीम्स में, तब मुझे ये सिलेबस मिला। ठीक है, अब जैसे देखो मैं अब बताता हूँ कि अगर आपको जैसे कि थीम 3 इंडियन सोसाइटी कवर करनी है, ठीक है, जैसे ये उसका एक थीम है, तो क्या होगा इसका सिलेबस। अब देखो वुमेन पहला टॉपिक है, वुमेन करोगे जैसे ही आप, तो जैसे वुमेन एंड सिक्योरिटी एक छोटा सा टॉपिक हो गया। फिर वुमेन एम्पावरमेंट, सी देखो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सारे एग्जाम में देखो सीआईएसएफ का, सीएपीएफ का। सो इस की टर्म्स को उठा उठा के एक एक टॉपिक को जोड़ जोड़ के हमने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है आपके लिए। जैसे आप वुमेन में वुमेन एंड सिक्योरिटी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। फिर अब देखो कि सिलेबस का केवल पार्ट पीवाईक्यू नहीं होता है, अदर चीज़ें होती हैं जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करेगी या इन फ्यूचर यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, वो भी हमने रखा है। तो ये दोनों चीज़ जब आप कंबाइन करोगे तब आपका एक कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप देखो ये हम वुमेन का टॉपिक जब कवर कर रहे हैं तो इतना होलिस्टिक कवरेज दे रहे हैं यार, इतना कोई नहीं कराता। और इतना अगर आप कर लोगे तो आपका कहीं से कहीं तक पेपर नहीं रुकने वाला। सी वुमेन इन आर्म फोर्सेस, यहाँ पे देखो वुमेन और आर्म फोर्सेस को जोड़ के सीएसएफ 2020 में क्वेश्चन आया। इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, सेम क्वेश्चन सीएपीएफ 2022 में आया। ठीक है, डू वी नीड जेंडर इक्विटी इन डिफेंस सर्विसेज, तो यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करके क्वेश्चन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये देखो वुमेन इन आर्म फोर्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो ये होता है सिलेबस। जैसे ये तो बस एक टॉपिक हो गया, इंडियन सोसाइटी में वुमेन हो गई ना। अब देखो चाइल्ड भी आता है उसमें,
चाइल्ड इशूज़ के बारे में बात करेंगे, यूथ आती है, यूथ में देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं, पेरेंटिंग हो गया, यूथ एंड ऑनलाइन गेमिंग हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी को जोड़ के हो गया, यूथ एंड आर्म फोर्सेस, यूथ एंड करियर डेवलपमेंट। फिर आप चौथा सेक्शन जाओगे, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसमें ओल्ड एज हो गया, डिसेबल्ड हो गया। ये आप टॉपिक्स देखोगे तो इसे देखो कितना होलिस्टिक तरीके से हमने कवरेज किया है, ऐसा कोई नहीं करता है। अगर आप PYQ को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, इस तरीके से आप एक अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हो, आपका सिलेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से हमने 12 थीम्स को सेग्रीगेट किया और ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इन फ्यूचर में इस पर वीडियोज़ बना दूंगा कि कैसे इन एक एक टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका सिलेबस। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिलेबस कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आप खुद कर सकते हो तो बिल्कुल करो, अदरवाइज हम बाद में बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है या फिर हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जो बात करने की, आंसर राइटिंग, ठीक है। यार सब इससे ही डरते हैं कि यार आंसर राइटिंग इज़ अ बहुत बड़ा टास्क है, ये स्किल है, वो स्किल है, मुझे नहीं आता, या फिर मुझसे आंसर राइटिंग नहीं होता है, मेरा मन ही नहीं करता लिखने का, या फिर एग्ज़ाम में मेरा कुछ एक ऐसे छूट गया, दो ऐसे छूट गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे राइटिंग। इसको धीरे धीरे हम टैकल करेंगे। बट एक चीज़ समझो कि एक जो स्किल होती है, स्टिल इट इज़ अ स्किल जो कि कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में कभी नहीं आएगी। आपको इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये राइट डायरेक्शन बताने वाला भी कोई होना चाहिए। ये नहीं कि गधों की तरह आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको आंसर राइटिंग स्किल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखो प्रैक्टिस क्या करोगे, ठीक है। आंसर राइटिंग करनी तो प्रैक्टिस क्या करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगेन दैट सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार आप बहुत ही तवज्जो से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इसको ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज योर बेस और इज योर गेम चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर राइटिंग में जो स्किल डेवलप होगी, आप किसको प्रैक्टिस करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो ये हो गया। मैं इन चीज़ों पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स ले सकता हूँ कि कैसे कैसे आंसर राइटिंग करनी है, बट अभी फ़िलहाल वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। कैसे आप इंट्रो लिखते हो, कैसे आप कंक्लूजन लिखते हो, कैसे बॉडी लिखते हो, कंक्लूजन में आप ऐसा क्या लिखो कि आपका 1-1.5-2 नंबर इंक्रीज़ हो जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कि हम एक टॉपिक करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, इसका मैंने कंक्लूजन है। आप इस तरह के जैसे ही फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाते हो तो क्यों नहीं आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जो आपके एसेज में 7-8 नंबर आ रहे हैं, वो आपके 10-12 क्यों नहीं होंगे? इस तरीके से आप जब बनाते हो कि अच्छा ये चीज़ें हो गई, या फिर आप देखो कि आप इस तरह से एंडिंग करते हो, वैम अप्रोच क्या होता है, या फिर DNA अप्रोच क्या होता है, या 3C मॉडल क्या होता है, ये क्या होता है। मैं आपको ये हर एक चीज़ बताऊंगा, बट इसमें से आप एक एक कोई भी आप एंड करते हो तो आपको कंक्लूजन में आधा 1 नंबर इंक्रीज़ करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, क्या लिखना है, कितने तरीके होते हैं लिखने के, क्या क्या चीज़ों करते हैं कि ताकि उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें बात करने का एक अलग सेशन रखेंगे हम आंसर राइटिंग का, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि इसको प्रैक्टिस आप जैसे ही करोगे ना आंसर राइटिंग का या PYQ का, तो आपको UPSC का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है UPSC और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज इंपॉर्टेंट और आंसर राइटिंग भी उसी की करनी है, ठीक है। अब देखो आंसर राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का। बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करें, या फिर जैसे बहुत होंगे कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और आप पेपर लिख रहे हो, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। एंड जब भी आप PYQ करो ना, तो सबसे पहले ईजी टॉपिक सेग्रीगेट कर लो, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, ठीक है। और सबसे पहले ईजी से स्टार्ट करो, फिर आप मॉडरेट और हार्ड टॉपिक को अटेम्प्ट करो और इन पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब यही होता है कि जो हम थीम्स करेंगे या जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं उसके बीच में आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर ये खिचड़ी आपके दिमाग में बन रही है ना, तो आपको पेपर में जब भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है।
अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने बात कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, सिलेबस क्या होने वाला है और आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ये 1 मिनट का, 2 मिनट का या 5 मिनट का टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जस्ट मैं इसको टच कर रहा हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो चीज़ हो गया वो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पेपर 2। एंड नोट्स मेकिंग, सी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नोट्स मेकिंग आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात होती है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि यार मार्केट में किसका नोट्स खरीद रहे हैं, फिर इसका नोट्स खरीद रहे हैं, एकदम कंटेंट हंटर बन के घूम रहे हैं कि यार मुझे ये कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट चाहिए, इसका कंटेंट अच्छा है, उसका, और सारा इकट्ठा करके रख लेते हैं। सी आपका एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आप खुद का नोट्स बनाओगे। खुद का नोट्स बनाना है तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, और जो आप खुद का नोट्स बनाओगे उसमें हमेशा ऐड ऑन करते रहना है, सब्ट्रैक्ट ऑन करते रहना है, इनरिचमेंट करते रहना है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ करते रहना है, उसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते रहना है, एक्टिव थिंकिंग करनी है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या इफेक्टिव हो गए। जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के नोट्स हैं। ठीक है, तो फॉर इंट्रो हो गया तो मैंने कोटेशन से स्टार्ट कर दिया, वो मेरे नोट्स में लिखा रहेगा। कुछ करंट हैपनिंग होगी वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे डेटा मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसा डेटा जो मुझे याद रहेगा। और क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की, तो देखो मैंने कितना क्रिस्प में यूज़ करके मैंने लिखा है। सी बहुत ही शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाए हैं, और इतना कि केवल मुझे समझ में आएगा और मैं इस चीज़ को समझ पाऊँगा मैंने क्या कहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये मेरे रीजन्स हो गए। फिर सी एग्जाम में डायग्राम्स भी यूज़ करने होते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे यूज़ करने होते हैं। इस तरह के इनोवेटिव चीज़ें आप करते हो तो इससे आपके आधा 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। गवर्नमेंट स्टेप्स जैसे 4C मॉडल हो गया, तो ये क्या होता है, ये जब यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई इसकी कॉपी में कुछ तो अलग है, कुछ तो नया लेके आया है बंदा। ठीक है, जैसे कंक्लूजन की बात करें तो वो भी अलग होता है। जैसे आप एक और नोट्स में आपको दिखाता हूँ नक्सलिज्म का। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 1 यस, सो दिस इज़ अ नोट्स ऑफ नक्सलिज्म। ठीक है, नक्सलिज्म में भी सेम वही चीज़ कि हमने एक इंट्रो स्टार्ट किया, फिर हमारा ये एक हमारा डेटा हो गया, फिर कुछ और चीज़ें हो गई। सी ये कीवर्ड्स हैं जो आपको नंबर आपके इंक्रीज़ कराते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर, ये चीज़ें हो गई। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा जब हम कोर्स में रहेंगे, तो वहाँ पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा कि हाँ ये क्या होते हैं। फिर डायग्राम्स कैसे यूज़ करते हैं, सी ये डायग्राम्स आप यूज़ करोगे तो आपके नंबर क्यों नहीं इंक्रीज़ होंगे। फिर देन आफ्टर आप देखोगे किस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने, और मैं अपने नोट्स भी आपको शेयर करूंगा जैसे कि इस तरह से आपके कंक्लूजन होते हैं। तो ये जो आप यूज़ करते हो ना, ये एग्जामिनर को अलग से चमकेगा कि हाँ इस बंदे ने कुछ नया लाया। ये नहीं कि घिसे पिटे वही अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो और देन वही मीडियोकर नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है, तो दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी। अब इस तरीके से आपको कुछ अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ नोट्स बनाने का ये हो गया। देन आपको न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मोस्टली मैं देखता हूँ कि जो CDS हो गया या फिर NDA या फिर एफकेट साइड से आते हैं, उन बंदों का रहता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग को उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। सी न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है ना, वो आपको जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको यूजेस बताती है कि आप जो भी आपका जो सेंटेंस मेकिंग है वो इम्प्रूव होता है। वहाँ से आप कुछ कीवर्ड्स सीखते हो और वो अपने आंसर्स में यूज़ करते हो। वहाँ से आप केस स्टडीज सीखते हो, एग्जाम्पल सीखते हो, करंट अफेयर्स के लिंकेजेस सीखते हो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वहाँ से आप कनेक्शन सीखते हो। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में कोई आपने न्यूज़ पढ़ी तो वो आपकी वो थीम से रिलेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, तो वो जो कनेक्शन होती है वो आप सीखते हो न्यूज़पेपर रीडिंग जब करते हो तो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन मैं बात करूँ ना, तो जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जैसे कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन साइड से आता है, प्रेसी हो गया, आपका पैसेज हो गया। ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है जब आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट रहती है ना, तो वो बड़ी ईजिली से टैकल हो जाती है। ठीक है, सो जो न्यूज़पेपर है ये आपकी थॉट बिल्डिंग भी करता है, एंड इट इज़ द मदर ऑफ ऑल द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 2। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना जब भी आप पेपर 2 को प्रिपेयर करते हो। मैं बताऊंगा आगे सेशंस में कि न्यूज़पेपर को कैसे इफेक्टिवली रीड करते हैं, ताकि जाके उसका मोस्ट बेनिफिट मिले। कैसे उसको रिलेट करोगे कि इस थीम से ये रिलेशन आ रहा है, या फिर इंडियन सोसाइटी से रिलेट हो रहा है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से हो रहा है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा फर्दर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग की बात। अब देखो, अब बताते हैं कि व्हाट इट रिक्वायर्स टू क्लियर पेपर 2। पेपर 2 क्लियर करने के लिए क्या ज़रूरी है। ओह मिट गया ये।
चलो कोई नहीं। ये फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए पेपर टू क्लियर करने के लिए, ठीक है। व्हाट विल बी योर फोकस पॉइंट टू क्लियर द पेपर टू। सबसे पहली चीज़, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थीम्स की होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये 12 थीम्स में सेग्रीगेट किया है, उसके सब टॉपिक्स हैं, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से कर सकते हो? आप फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हो किसी की, या फिर हमारी कर सकते हो। तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये यहाँ से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपके जो थीम्स है वो रेडी हो जाएंगे, थीम्स के टॉपिक्स रेडी हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे कि उसका कांस्टेंट रिवीजन करोगे। जब आप उसका कांस्टेंट रिवीजन करोगे तो आपका थॉट डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, ठीक है। और ये थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आपको न्यूज़पेपर भी रीड करना है। तो न्यूज़पेपर और जब ये दोनों चीज़ों को आप एमेलगेट करोगे तब जाके आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, ठीक है। और आपकी थीम्स के बीच में जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश होगी। हाँ, आप एक थीम को दूसरे थीम से कनेक्ट कर पा रहे हो। जब आप ये चीज़ें कर लोगे तब आप अपना खुद का नोट्स बनाओगे। अपना खुद का नोट्स बनाना है भाई, ठीक है। कहीं का या फिर किसी का नोट्स यूज़ नहीं करना है। देन अब जैसे देखो, ये तो एक साइड हो गया प्रिपरेशन का। दूसरा साइड आप इधर, जैसे कि इधर तो मैंने कंटेंट की बात कर ली, इधर आप आंसर राइटिंग सीख रहे होगे, ठीक है। आंसर राइटिंग ऐसे कैसे ऐसे लिखना है, कैसे आर्ग्यूमेंट लिखना है, कैसे प्रीसी को अटेम्प्ट करना है, कैसे पैसेज करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होगे। और जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। उसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दी है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे उसको आपको इवेलुएट कराना। देखो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पता है कि स्टार्टिंग में लिखने में प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में आप जो 5-10 ऐसे लिखते हो वो आप चेक मत कराओ। जैसे आप थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो, कुछ चीज़ें सीख लेते हो, फॉर्मेट आ जाता है, तब आप अपने मेंटर से या फिर जो भी सीनियर है जिन्होंने क्लियर किया है तो उनसे आप चेक करवाओ और फीडबैक लो और फर्दर उसको इम्प्रूव करो। तो एक साइड से आप आंसर राइटिंग सीख रहे होगे, एक साइड से आपका कंटेंट एंड थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ करोगे। और एक चीज़ बचती है जो कि करंट के टॉपिक्स हैं, जो कि यहाँ से भी रिलेट होता है न्यूज़पेपर से भी। तो करंट के टॉपिक्स आपको कब करने चाहिए? लास्ट में, जब 2-3 मंथ्स बिफोर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आपको आदत है, पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, बट लास्ट में 2-3 मंथ पहले आप करंट के टॉपिक को कर सकते हो। जितने भी टॉपिक्स पूरे साल न्यूज़ में थे तब आप उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए ताकि आपका एक होलिस्टिक कवरेज मिल सके, ठीक है। अब देखो, अब हम इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिए। अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक युद्ध अभ्यास पेपर टू राइटिंग बैच 2025 है जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पे जो लिखा है ना, इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, सो इसका टेंशन मत लेना। अब जैसे यहाँ पे देखो कि 50+ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, अब ये मेरे ऊपर है, इससे बहुत ज़्यादा आपको एकदम टॉप नॉच कंटेंट मिलेगा, मोर देन दिस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने 12 थीम्स सेग्रीगेट किया है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो वो हम करेंगे और बहुत ही तवज्जो से करेंगे। एंड अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या वो इफेक्टिव है क्या? जैसे कि मैंने आपको थीम्स को रिलेशन करके बताया, 2024 का एग्जाम मैंने बताया कि देखो वो थीम्स में ही रेलिवेंट था, तो आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ करेंगे, हम 12 थीम्स को कवर करेंगे। दूसरी चीज़, मैं अपने खुद के नोट्स दूंगा जो कि मैंने बनाए थे और फर्दर उसको इनरिच करेंगे। उसमें डिफरेंट तरह के इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सिंपल सी बात है कि मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। मैं फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम पीएचडी या थीसिस करने नहीं आए। मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊंगा कि जिससे आप पेपर को क्लियर कर सकते हो, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे टॉप नॉच कंटेंट मैं आपको दूंगा अपने नोट्स में, है ना। और कैसे कैसे आपको एक एक मार्क्स इंक्रीज करने हैं, एसेज में, आर्ग्यूमेंट में, या इवन रिपोर्ट में, या फिर आपकी अदर चीज़ें हो गई, तो वो मैं आपको बताऊँगा। अब जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, टॉपिक को कैसे रिलेट करना है, इसका हम लाइव सेशन लेंगे और मैं आपको लाइव बताऊंगा कि हाँ देखो, एक थीम को दूसरे थीम से कैसे मैंने रिलेट किया, कैसे मैंने इंडियन सोसाइटी को इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट किया, कैसे मैंने इन्वायरमेंट को आईआर से रिलेट किया। तो ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आया कि हाँ ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। और आप जो होगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अल्टरनेट डेज पे करते रहोगे, तो ये आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे ही हम कोई टॉपिक कवर करेंगे तो उसके बाद उसकी आप आंसर राइटिंग करोगे और उसकी इवैल्यूएशन आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। तो इस तरह का है 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस यानी वीकली डाउटिंग क्लियर सेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा एंड जस्ट ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप एक बार कर लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको कहीं से कहीं तक पेपर 2 की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ी भी बहुत ही अफोर्डेबल है एंड कंपैरेटिवली इट इज़ मच
काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये हमारा युद्ध अभ्यास का बैच है जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल ऑन दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस ID. So thank you very much, have a nice day.